नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद निशा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद में क्या होता है कि वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं और अचर संख्याएं होती हैं। जैसे कि x हो गया, a से लेके z तक कुछ भी हो सकता है, और अचर में a से लेके 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। तो बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें चर की घात क्या हो? 2 हो। ये द्विघात बहुपद किसमें? क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये रैखिक बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? 1 है। इसकी कुछ घात नहीं, इसका मतलब 1 घात है। एक होता है त्रिघात बहुपद, जिसमें चर की घात क्या हो? 3 हो, उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। कभी भी बहुपद में जो घात रहेगी वो कभी भी भिन्नात्मक या फिर ऋणात्मक नहीं होगी। कभी भी ऐसा x की घात ऋण 1 तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, या फिर x की घात 1/2 लिखा रहेगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो चर की घात होती कभी भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है। इस प्रकार हम इन्हें क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। चलिए हम प्रश्नावली कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल है जो कि परीक्षा में आने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा में, उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए यहाँ इसकी घात क्या लिखी हुई? बहुपद की घात 2 लगी हुई है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो शून्यक निकलेंगे वो 2 रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। यदि इसमें घात 3 लगी होती तो उसका मतलब ये था कि बहुपद के जो शून्यक रहेंगे वो 3 रहेंगे। तो सर्वप्रथम हम इनके शून्यक ज्ञात करेंगे और जो शून्यक निकलेंगे उनका योग करेंगे और गुणनफल करेंगे। फिर उनका योग हम सूत्र के हिसाब से करेंगे, दोनों बराबर आते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। लिखा हुआ 4x की घात 2, हल डाल लीजिए। 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1, ये लिखा हुआ है। इसको ऐसा लिख लीजिए, दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया है 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम क्या करना रहता है, हमें इनके बीच का पद तोड़ना है या फिर गुणनखंड करना है। तो बीच के पद तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह रफ कार्य कर लीजिए। ये 4s की घात 2 और 1 का गुणा करेंगे तो ये लिख दी 4s की घात 2 × 1 रफ कार्य में। तो 4s की घात धन का है और ये भी धन का, क्या आ जाएगा? 4s की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या को जोड़ना या घटाना है कि हमें गुणा करने पर 4s की घात 2 मिले और जोड़ने या घटाने पर ऋण 4s मिले। तो देखिए मान लीजिए हम 2s गुणा 2s करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और गुणा करने पर जो चर की घात हमेशा जुड़ती है, जैसे ये चर s है, ये भी चर s है, तो इसकी 1 घात और इसकी 1 घात क्या हो गई? 2 घात हो गए। तो 2 दूनी 4 और s की घात 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए गुणा करने पर हमें 4s की घात 2 तो मिल गया, पर जोड़ने पे क्या ऋण 4s मिल रहा है? देखिए यदि 2s धन 2s करेंगे तो हमें धन का 4s मिलेगा। ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमें ऋण का 4s चाहिए, ये चाहिए है, धन का 4s नहीं चाहिए है। अब देखिए हम 2s गुणा ऋण 2s कर देंगे तो क्या हो जाएगा? धन और ऋण की संख्या, धन और ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण होता है। 2 दूनी कितना हो गया? 4s की घात 2। अब देखिए हमें ऋण का 4s गुणा करने पर ऋण का 4s की घात 2 मिल रहा है, परंतु हमें धन का 4s की घात चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमें ऋण का 4s चाहिए। अब चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, ऋण 2s गुणा ऋण 2s, तो क्या हो जाएगा? ऋण और ऋण का गुणा धन होगा, 2 और 2s और 2s का गुणा क्या हो जाएगा? 4s की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गुणा करने पर 4s की घात 2 तो मिल गया, क्या जोड़ने में भी मिल रहा है? देखिए ऋण 2s और ऋण 2s, ऋण और ऋण की संख्या में से क्या होती है? जुड़ती है, उत्तर में ऋण ही रहता है, और 2s और 2s क्या हो गया? 4s हो गया। देखिए हमें गुणा करने पे 4s की घात 2 मिल गई और जोड़ने और घटाने पे क्या मिल गया? ऋण 4s। तो हम क्या लिखेंगे? बीच के पद में हमारा जो आएगा आंसर वो ये रहेगा, ऋण 2s और ऋण 2s। इसको यहाँ लिख दीजिए, 4s की घात 2 ऋण 2s ऋण 2s धन 1। अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ इसमें ऐसी घात 2 क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि जोड़ने पे घातांकों पे, चर की घातांकों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर गुणा करने पे घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। देखिए जैसे ये गुणा किया था तो 1s तो क्या हो गया? s की घात 2 हो गई, पर जोड़ने या घटाने पे घातों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
अब हमें करना है गुणनखंड। तो देखिए अब बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि उभयनिष्ठ क्या निकाल, इसके लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में इनको बांट देते हैं। जैसे 4s की घात 2 लिखा है तो इसको लिख दो 2s गुणा 2s, 2s और 2 से गुणा करेंगे 4s की घात 2 मिलेगा। ठीक है, ये ऋण 2s लिखा हुआ है, ये ऋण 2s और धन 1। इसको हम दो पदों में व्यक्त कर लेते हैं। एक पद इसको मान लीजिए, एक ये है और एक ये है, दो पदों मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इससे और इससे। इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s है, 2s निकाल लो, निकल गया दोनों से 2s। अब इसमें क्या बचा, ये वाला 2s बचा है तो ये 2s। अब यहाँ क्या बचा, ये वाला 2s तो यहाँ बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, ऋण 1 बचा, ये ऋण 1 बचा है। अब ये दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा हो उसको आंख बंद करके यहाँ लिख दीजिए पहले तो आप, ये 2s ऋण 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ यदि हम ऋण 1 लेते हैं तो ऋण 1 का गुणा 2s में करेंगे तो ऋण 2s मिल जाएगा। ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन, और 1 और 1 का गुणा 1, ये मिल गया हमें। और उभयनिष्ठ हमने क्या निकाला है, 2s ऋण 1, जो इसमें भी 2s ऋण 1 निकला है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 2s ऋण 1 है, इसमें भी 2s ऋण 1 है, इसमें भी उभयनिष्ठ निकाल लीजिए 2s ऋण 1, 1 यहाँ। अब ये 2s ऋण 1, ये वाला और ये, तो ये 2s और ये ऋण 1, ये दो निकल गए। ठीक है, अब यहाँ लिखो शून्यक निकालने पर, वो तो क्या हो गया, गुणनखंड किया अपन ने। यहाँ लिख लीजिए शून्यक निकालने पर। शून्यक कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2s ऋण 1 बराबर 0 लिख देंगे। अब 1 का उस पक्ष में पक्षांतर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें चर का मान निकालना, चर का मान निकालने के लिए हमें अकेला करना पड़ेगा इसको, तो इसके लिए हम एक एक करके पक्षांतर करते जाते हैं। देखिए 1 उसमें गया धन का हो गया s, 2s की क्या है, गुणा में है। जब गुणा का पक्षांतर उस पक्ष में होता है तो किस में हो जाता है, भाग में। तो 1 के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरे का भी ऐसा कर लीजिए आप, 2s ऋण 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे ये 2, ये क्या निकल गए, 2 शून्यक निकल गए। ये इसको हम बिठा देते हैं, यहां लिख दीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम शून्यक निकाले, कितने शून्यक, क्या क्या शून्यक निकले हैं, पहले लिख दीजिए 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1 के 2 शून्यक। 2 शून्यक कौन कौन से हैं, 2 शून्यक 1 बटे 2 और 1 बटे 2 है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल हमें क्या करना है, इनका गुणनफल और योगफल करना है। तो पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से, फिर हम किसके तरीके से करेंगे, सूत्र के द्वारा करेंगे। दोनों बराबर आ रहे हैं तो सत्यता की जांच संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, 1 बटे 2 धन 1 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा। देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 ही बचेगा, 2 का 2 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा। सेम प्रोसेस इसी में रहेगी तो 2 बटे 2 आ जाएगा, ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। शून्यकों का योगफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। शून्यकों का गुणनफल 1 बटे 2 गुणा 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 4। ठीक है, देखिए ये नॉर्मल तरीके से अपन ने किया, डायरेक्ट जोड़ दिया, डायरेक्ट गुणा कर दिया। अब डायरेक्ट हम इसमें बता भी सकते हैं आपको ऐसे कि x का गुणांक क्या है और s स्क्वायर का गुणांक क्या है, पर आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि आया किस तरीके से। तो देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, हम आपको एक एक चीज बताएंगे जिसमें आप कंफ्यूज ना हो कि इसका आंसर कैसे आ गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच, यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच करने पर जो जो प्रश्न पूछता जाता है आप वो जरूर लिखिए कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c से करने पर देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, ax की घात 2, यहाँ x नहीं लिखा s लिखा है तो आप यहाँ s बना लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, as की घात 2 धन bs और धन c। तो देखिए a की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4, धन का bs, b की जगह क्या लिखा हुआ है ऋण 4, तो
तो यहाँ लिख दीजिए b बराबर ऋण 4 और c की जगह क्या लिखा हुआ है, ये 1, तो यहाँ लिख दीजिए c बराबर 1। अब सूत्र में क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, सूत्र में शून्यकों का योगफल सूत्र द्वारा होता है ऋण b बटे a। देखिए ये सूत्र का ऋण है तो पहले तो ऋण लिख दीजिए, ठीक है। अब b का मान क्या है, ऋण 4, तो कोष्टक के अंदर इसको ऋण 4 लिख दीजिए। a का मान क्या है, 4 आया है, 4 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 4 बटे 4, ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, ये 4 किसका गुणांक है, एस स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ लिखिए एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसको एक काम कीजिए, पहले यहाँ 1 लिख दीजिए ना, आप कंफ्यूज हो जाए कि 1 नहीं लिखा गया है, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब इस 4 को यहाँ देखिए एस स्क्वायर का गुणांक है, लिख दीजिए यहाँ पे। और ये 4 ये किसका गुणांक है, एस का गुणांक है, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, 4 एस स्क्वायर का गुणांक है और धन का, अभी धन का 4 भी जो किसका गुणांक है, एस स्क्वायर का गुणांक है। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये जो धन का 4 है वो एस का गुणांक है, ये एस का गुणांक हो गया। ये धन का 4, ये ऋण लगा था, ये ऋण 4 था, तो ये यहाँ भी ऋण है, तो ये ऋण 4 किसका हो जाएगा, एस का गुणांक हो जाएगा। ये धन का 4 है, ये धन का 4 है, तो ये किसका गुणांक होगा, एस स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ये हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करके ऋण b बटे a लिख के एस का गुणांक और एस स्क्वायर का डायरेक्ट लिख दिया गया है। हम आपको ये लंबी प्रोसेस थोड़ा सा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको एक एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि a कैसे आ गया, b कैसे आ गया और c कैसे आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, c बटे a। तो c का मान क्या दिया हुआ है, 1 और a का मान क्या दिया हुआ है, 4। अब 1 किसका गुणांक है, अचर पद का गुणांक, इसको क्या बोलेंगे, अचर पद। इसमें किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं है, मतलब ये क्या है, अचर पद। तो सर्वप्रथम आप यहाँ लिखिए अचर पद का गुणांक, या फिर अचर पद भी लिख सकते हैं आप, ये अचर पद है। अब 4 किसका गुणांक है, एस स्क्वायर, क्योंकि 4 धन का है, ये भी धन का है, यहाँ लिखिए एस स्क्वायर का गुणांक, ये एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो आप, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो और ये हो जाएगा 5। अब देखिए समीकरण 2, 3, 4 व 5 से सत्यता, इसको अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा सा नीचे से लिख लीजिए। समीकरण 2, 3, 4 व 5 से सत्यता की जांच हुई। सत्यता की जांच क्या हुई कि देखिए नॉर्मल जब हम योग करते हैं तो भी 1 आया, जब हमने सूत्र के द्वारा योगफल किया तो भी 1 आया। नॉर्मल हमने गुणा किया तो 1/4 आया, और जब हम सूत्र के द्वारा गुणा किए तो भी 1/4 आया, मतलब दोनों में बराबर बराबर है। इस प्रकार इस संबंध और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच संपन्न होती है। इसी प्रकार हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। अब देखिए प्रश्न दूसरा, प्रश्न पहले का दूसरा क्या दिया हुआ है, सर्वप्रथम लिखिए आप, दिया है x की घात 2 धन 7x धन 10, ये दिया हुआ है। इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, इस रफ्तार में कर लीजिए। एक्स स्क्वायर और 10 का पहले गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर गुणा 10 बराबर क्या आ जाएगा, 10x की घात 2। अब देखिए, अब हमें ऐसी संख्या चाहिए है जिसको जोड़े या फिर घटाएं तो 7x मिलना चाहिए और गुणा करने पर 10x की घात 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, 5 और 2 का मान लीजिए 5x गुणा 2x का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 दूनी 10x की घात 2 मिल जाएगा, ठीक है। और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5x धन 2x, तो ये हमें 7x मिल गया। क्या ये धन का था इसलिए थोड़ा सा इजी पड़ा,
तो इसमें हमें डायरेक्ट मान निकल गया कि 5x और 2x से गुणा करेंगे धन का 10x की घात 2 मिल जाएगा, और 5x और 2x को जोड़ेंगे तो 7x मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए रहा, ये मिल गया। इसको हम यहाँ लिख देंगे x की घात 2 धन 5x धन 2x धन 7x की जगह इसको लिखेंगे। ओके, हमें जोड़ने पे क्या मिला है, ये मिला है। अब धन 10 लिखा है, 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें कॉमन निकालना है, तो इसको भी क्या कीजिए आप छोटे छोटे रूप में तोड़ लीजिए। x गुणा x धन 5 गुणा x धन 2 गुणा x धन 2 गुणा 5। ठीक है, इसको छोटे छोटे रूप में हमने तोड़ लिया कि x को इस प्रकार लिख दिया, 5x को इस प्रकार लिख दिया, 2x को इस प्रकार लिख दीजिए और 10 को इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक पद ये मान लो और एक पद ये मान लो, क्योंकि इनके बीच में धन लगा है तो ये समझ लीजिए इस साइड वाला एक पद, इस साइड वाला 2 पद। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या, इसमें भी x है इसमें भी x, तो x बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, इसका ये वाला x बाहर निकला, उसका ये वाला x बाहर निकला। अब क्या बचा, x धन 5, तो अंदर क्या बचा, x धन 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ धन लगा है, धन लगा दीजिए। इन दोनों, इसमें क्या सेम है और इसमें क्या सेम है, 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो आप यहाँ 2 बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हुआ है, x धन 5, ये लिख दीजिए x धन 5। ठीक है, जो यहाँ आएगा वो पक्का है कि यहाँ भी आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, यदि हम इसका गुणा कर 2x गुणा x में करेंगे तो 2x मिल जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो चीज के, इसमें भी x धन 5 इसमें भी x धन 5, तो कॉमन निकाल लीजिए, x धन 5 ये निकल गया। अब क्या बचा, x धन 2 बचा है, x धन 2, ये 2 हमें गुणनखंड निकल गया। अब इनका शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए आप, शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने क्या करना पड़ेगा, बराबर में हम 0 लेंगे। क्या लिख देंगे, x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 उस पक्ष में लाएगा तो ऋण का 5 है, क्योंकि धन का 5 था, पक्षांतर करने पे ऋण का धन हो जाता है। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 2 आ जाएगा। देखिए ये आ गया ना, एक शून्य क्या निकला, ऋण 5 और एक शून्य निकला एक ऋण 2। यहाँ लिख दीजिए x की घात 2 धन, अतः करके लिख दीजिए, अतः x की घात 2 धन 7x धन 10 के 2 शून्यक, कौन कौन से हैं, 2 शून्यक, ऋण 5 और ऋण 2 है। ठीक है, अब हम इनका क्या निकालेंगे, योगफल और गुणनफल निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां लिखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, ऋण 5 लिखा है, ऋण 5 लिख दीजिए। योगफल निकालना है तो हमें धन लगाना पड़ेगा, तो धन ऋण 2 है, ऋण 2 लिख दीजिए। क्या आ जाएगा, देखिए ऋण 5 तो ऋण 5, इस धन और इस ऋण के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में गुणा हो रहा है। धन और ऋण का गुणा क्या हुआ, ऋण, 2 लिखा हुआ है 2 लिख दीजिए। अब देखिए ऋण और ऋण की संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ती है और उत्तर में ऋण ही रहता है, तो ऋण 5 और ऋण 2 क्या हो जाएगा, ऋण 7 आ जाएगा। ओके, अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए डायरेक्ट गुणा, ऋण 5 गुणा ऋण 2। अब देखिए ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन। सबसे पहले हम किसका गुणा करते हैं, चिन्हों का, तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो गया। अब 5 दूनी कितना हुआ, 10। ये धन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका मतलब ये किसी प्रकार का चिन्ह, इसका मतलब ये है कि यहाँ धन का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे सत्यता की जांच। यहाँ लिख दीजिए सत्यता की जांच करने पर। कैसे करेंगे, सूत्र द्वारा सत्यता की जांच करने पर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, हमेशा हम भूल जाते हैं शुरू में मानने के लिए। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण है, समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन सा द्विघात बहुपद है, ax की घात 2 धन bx धन c से करने पर।
ठीक है, कर दीजिए। तो देखिए एक x की घात 2, आगे क्या है a की जगह क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर bx, x की जगह b की जगह क्या लिखा हुआ 7, तो b बराबर क्या आ जाएगा 7, और c की जगह क्या लिखा हुआ है 10, अचर पद। तो यहाँ भी क्या, क्योंकि इसका हम कोई वेरिएबल नहीं, मतलब ये अचर है, और c भी क्या है अचर है, तो c बराबर क्या आ जाएगा 10। अब शून्यकों का योगफल सूत्र द्वारा क्या होता है, ऋण b बटे a। देखिए यहाँ लिखा है, अब हम सूत्र द्वारा शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, सूत्र ऋण b बटे a। ऋण किसका है, सूत्र का है, तो यहाँ ऑलरेडी ऋण लगा दीजिए। अब b का मान क्या है 7 है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। a का मान क्या है 1 है, 1 लिख दीजिए, तो क्या आ गया ऋण 7 आ गया, ठीक है। या फिर देखिए इस 1 का जब हम ऋण 7 में भाग देंगे तो ऋण 7 ही आएगा। अब ऋण 7 किसका गुणांक है, ऋण किसका है, ये सूत्र का है, पर 7 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो यहाँ लिख दीजिए x का गुणांक। अब 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, क्यों, क्योंकि इस किसी प्रकार का अचर नहीं है, इसलिए 1 है, इसलिए 1 का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 किसका गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब बुक में क्या हुआ है कि इसी की जगह इसको डायरेक्ट कर दिया है, पर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ए, बी और सी की मान किस तरह की तरीके से आया है और किस तरह हमने एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक किया है, इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है और वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। अब देखिए हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपको हमने एक एक चीज बताने की कोशिश की है कि आपको बहुत ही बारीकी से कि एक एक चीज का पता चलना चाहिए कौन कैसा कहाँ कब आया है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है। सी का मान क्या है 10, 10 आ गया। ए का मान क्या है 1, 1। अब 10 किसका गुणांक है, अचर पद का गुणांक, क्यों, क्योंकि इसके साथ किसी प्रकार का वेरिएबल चर राशि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सी किसका है, 10 किसका गुणांक है, अचर पद का। यहाँ लिख दीजिए ये क्या है, अचर पद है। 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। एक्स किसका, एक्स स्क्वायर किसका गुणांक है, सॉरी एक जो है किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। अब देखिए ये शून्यकों का योगफल, इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप, ये समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4 और ये हो गया समीकरण 5। देखिए समीकरण अतः करके लिख दीजिए, अतः समीकरण 2, 3, 4 व 5 से सत्यता की जांच हुई, ठीक है। कैसे हुई जांच, क्योंकि देखिए हमने नॉर्मल तरीके से योग किया तो ऋण 7 आया, और हमने जब सूत्र द्वारा योग किया तो भी ऋण 7 आया। जब हमने शून्य को गुणनफल किया तो 10 आया, और जब हमने सूत्र द्वारा शून्य को गुणनफल किया तो भी 10 आया। इसका मतलब ये है कि दोनों चीज में हमें जो अंक मिल रहे हैं, जो आंसर मिल रहा है वो सही है। इस प्रकार सत्यता की जांच हो जाती है। अब हम इसी का प्रश्न पहले का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न पहले का तीसरा दिया हुआ है, क्या दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम लिखिए आप, दिया है 3x की घात 2 धन 5x ऋण 2। अब हम इसमें भी यही करेंगे। सर्वप्रथम रफ कार्य में क्या कीजिए, 3x और ऋण 2 का गुणा कर लीजिए। तो देखिए 3x की घात 2 गुणा ऋण 2 क्या आएगा, ये धन का है, ये ऋण का है, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x की घात 2 लिखा है इसलिए x की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जोड़ने या घटाने पे धन का 5x मिलना चाहिए और गुणा करने पे ऋण का 6x की घात 2 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए शुरुआत करते हैं अपन। मान लीजिए 3x का गुणा हम 2x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और 2x से गुणा हो जाएगा तो यह आ जाएगा 6x की घात 2, ठीक है। परंतु हमें ऋण का 6x की घात 2 चाहिए है। सबसे पहले तो गुणा करके देख लीजिए, यदि गुणा में ऋण की 6x की घात 2 आ रही है तब हम आगे की प्रोसेस करेंगे कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अब देखिए अब हमें गुणा करने पे हमें ऋण 6x की घात 2 नहीं मिल रहा है। अब हम दूसरी संख्या से गुणा करके देखते हैं। देखिए ऋण 3x गुणा 2x करके देख लीजिए तो क्या मिल जाएगा, हमें ऋण 6x की घात 2 मिल जाएगा, क्योंकि ऋण और धन का गुणा ऋण होता है और 3 दूनी 6 होता है, और x की घात 2, ठीक है। अब हमें ऋण 6x की घात 2 तो मिल गया, तो हमें जोड़ने या घटाने पर धन का 5x चाहिए है। अब ऋण देखिए, ऋण 3x
धन 2x, जोड़ दो दोनों को। तो ऋण और धन की संख्या हमेशा क्या होती है, घटती है, चिन्ह वही रहता है जो बड़ी संख्या का रहता है। तो बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, ऋण का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा। अब देखिए यहाँ भी नहीं मिल रहा है, क्या कि गुणा करने पर ऋण 6x की घात 2 तो मिल गया, पर जोड़ने पर हमें क्या मिल, ऋण x मिल रहा है, और हमें चाहिए क्या है, धन का 5x चाहिए है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, एक काम कीजिए, 6x गुणा x करके देख लीजिए। तो 6x में x से गुणा करेंगे तो 6x की घात 2 मिल जाएगी, परंतु हमें ऋण का 6x चाहिए और यहाँ धन का 6x आ रहा है। चलिए अभी हम ऋण का लगा के देख लेते हैं। ऋण 6x गुणा x, ये हो जाएगा ऋण 6x की घात 2, ये मिल गया। अब हम इन्हें जोड़ के देख लेते हैं, ऋण 6x धन x, तो क्या आ जाएगा, ऋण और धन की संख्या में से क्या होती, घटती है, चिन्ह किसका रहता है, जो बड़ी संख्या का रहता है, बड़ी संख्या ऋण का, इसलिए यहाँ ऋण आ गया। 6x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। ठीक है, अब देखिए ऋण का 5x बच रहा है और हमें किसका चाहिए, धन का 5x चाहिए। अब इसमें भी आंसर नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए, 6x गुणा ऋण x करके देख लीजिए। तो देखो 6x और ऋण x का गुणा करिए तो ऋण 6x की घात 2 मिल जाएगा, ये तो मिल गया गुणा करने पे, क्योंकि हमें ऋण 6x की घात 2 चाहिए है। अब जोड़ने पे देख लीजिए, 6x ऋण x, जोड़ने या घटाने पे हमें धन का 5x मिलना चाहिए। अब जोड़ने पे तो नहीं मिल रहा है, अब हम घटा के देख लेते हैं। 6x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। अब देखिए हमें ये दोनों चीज मिल गई, इतनी लंबी प्रोसेस करने के बाद हमें ये मिला है कि गुणा करने पर ऋण 6x की घात 2 मिल गई है और घटाने पर 5x मिल गया है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3x की घात 2 धन 6x ऋण x, ये ऋण 2 लिखा तो इसको एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, ये इतना सब करने के बाद हमें ये मिला है, तो हम इसको पूरा 6x और ऋण x को यहाँ बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 गुणा x धन 6 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं अपन, 3 गुणा 2 गुणा x, ऐसा तोड़ सकते हैं। ऋण x लिखा हुआ है और ऋण 2, तो ये एक पद ये मान लीजिए, ये 2 पद हो गए और एक पद ये हो गए, एक और एक, ये 2 पद हो गए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हम क्या निकाल सकते हैं, x, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, x निकाल लो बाहर। अब इन दोनों हम क्या निकाल सकते हैं, 3, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो ये 3 बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, इसका एक x तो बाहर निकल गया, इसका भी एक x बाहर निकल गया, इसका 3 बाहर निकला, इसका भी 3 बाहर निकला, अंदर क्या बचा, x धन 2, तो x धन 2 बचा अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ऋण लगा हो, ऋण लगा दीजिए, जो यहाँ आया पक्का कि यहाँ भी आएगा, इसलिए डायरेक्ट आंख बंद करके यहाँ x धन 2 भी लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ ऋण 1 का गुणा यदि हम इसमें करेंगे तो ऋण 1 का गुणा x में होगा तो ऋण x मिलेगा, ऋण 1 का गुणा धन 2 में होगा तो ऋण और धन का गुणा ऋण, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2, ये मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए x धन 2 x धन 2 बार है, इसको वैनिश निकाल लीजिए, x धन 2। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, इसको लिख दीजिए 3x ऋण 1, ये क्या आ गया, गुणनखंड आ गया किसके, 3x की घात 2 धन 5x ऋण 2 के, ये गुणनखंड आ गया। अब हमें शून्यक निकालना है, तो लिखिए अतः, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 3x की घात 2, 3x की घात 2, कुछ भी लिख जाता है, 3x की घात 2 धन 5x ऋण 2 के शून्यक निकालने पर, कैसे निकालेंगे, माना x धन 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 2, ये पहला शून्यक निकल गया। दूसरा क्या है, 3x ऋण 1 बराबर 2, तो 3x यही रहेगा, एक का पक्षांतर है वो ये आ जाएगा, और x के इंटू में क्या था, 3 था, तो उस पक्ष में आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। ये 2 शून्यक निकल गए किसके, 3x की घात 2 धन 5x ऋण 2 के शून्यक निकल गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसका अब हम शून्यकों का योगफल करेंगे। शून्यकों का योगफल कैसे करेंगे, यह लिख लीजिए, शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या आया है, ऋण 2 धन 1/3। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 1 का भाग जो हम 3 में लेंगे तो 3 बार आएगा, 3 का ऊपर गुणा होगा तो ऋण 3 दूनी 6,
धन लगा है, धन लगा दीजिए। 3 का भाग 3 में दीजिए, कितने बार जाएगा? एक बार। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का 1 में ही होगा। अब देखिए ऋण 6 और धन 1, ऋण और धन की संख्या में से क्या होती है? घटती है। चिन्ह वही रहता है जो बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या चिन्ह किसका है? ऋण का है, इसलिए यहाँ ऋण आ जाएगा। 6 में से 1 जाए, क्या बचेगा? 5/3। ये क्या? अब देखिए शून्य को गुणनफल निकाल लीजिए। शून्य को का गुणनफल क्या हो जाएगा? ऋण 2 गुणा 1/3, तो हो जाएगा ऋण 2/3। ये आ गया क्या? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच या लिखिए सत्यता की जांच करने पर। ठीक है, कैसे करेंगे? ये फिर समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें द्विघात बहुपद से तुलना करनी पड़ेगी। ए, बी और सी के मान निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे? क्योंकि सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल ऋण b/a होता है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि b कहाँ से आया और a कहाँ से आया। इसलिए हम किसकी जांच करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। किससे करेंगे? द्विघात बहुपद से तुलना किसकी करेंगे? समीकरण 1 की। ठीक है, यहां लिखिए समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c से करने पर तो क्या हो जाएगा? a की बराबर ax की घात 2, x की घात 2 की जगह क्या लिखा? 3, तो a बराबर क्या जाएगा? 3। b बराबर bx, तो b की जगह क्या लिखा हुआ है? 5, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 5। अब देखिए c की जगह क्या लिखा हुआ? ऋण 2, तो c बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 2। अब शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल ये होता है ऋण b/a। तो b ऋण तो लगा, तो ऋण पहले लगा दीजिए आप। b का मान क्या दिया हुआ है? 5, तो यहां लिख दीजिए 5। a का मान क्या है? 3। ये ठीक है। अब ऋण 5 किसका गुणांक है? ऋण 5 x का गुणांक है, तो यहां लिखिए x का गुणांक। ये किसका गुणांक है? x का गुणांक। और 3 किसका गुणांक है? x² का, तो यहां लिखिए x² का गुणांक। ठीक है, अब सब इसको समीकरण क्या मान लीजिए? 4। अब शून्यकों को क्या लिखेंगे हम? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई? c/a। c बराबर क्या दिया है? ऋण 2। a बराबर क्या दिया है? 3, ये हो गया 3। अब देखिए ऋण 2 किसका गुणांक है? अचर पद का, यहां लिख दीजिए अचर पद। 3 किसका गुणांक है? x² का, तो यहां लिख दीजिए x² का गुणांक। इसको समीकरण मान लीजिए 5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2, 3, 4 व 5 से क्या हुआ है? सत्यता की जांच हुई है। सत्यता की जांच हुई। क्या हुई है भाई? देखिए शून्यकों का योगफल करने पर ऋण 5/3 आया है विदाउट सूत्र, बिना सूत्र के। और सूत्र में फिर क्या है? ऋण 5/3, दोनों बराबर है। शून्य को गुणनफल करने पर ऋण 2/3 आया है और सूत्र द्वारा गुणनफल करने पर ऋण 2/3 आया है। दोनों चीज बराबर है। इस प्रकार सत्यता की जांच संपन्न हुई। अब हम प्रश्न पहले का चौथा देखते हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप जरूर कीजिए। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। दिया है t की घात 2 ऋण 15। इसको हम देखिए सूत्र बीच का पद तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको एक फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला टाइप का बनाते हैं इसको। ये हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं हम? करनी 15 को यदि इसकी घात 2 लगा देते हैं तो हमें 15 ही मिल जाएगा। कैसे? देखिए करनी 15 गुणा करनी 15 क्या होता है? 15 होता है। तो हम क्या लिख सकते? करनी 15 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है। इसका गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है? a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b और ये होता है a ऋण b।
इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको जब हम तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, सॉरी इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो क्या होगा? ये t की घात 2 ऋण 15 की घात 2 बराबर हो जाएगा क्या? t धन करनी 15 और t ऋण करनी 15। हमने इसकी और इसकी तुलना की है, तो a की घात 2 ऋण b की घात 2, क्योंकि t की घात 2 ऋण 15 करनी 15 की घात 2 सेम इसी के जैसे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है a धन b a ऋण b, इसलिए इस प्रकार हमने फॉर्मूला का प्रयोग करके t धन करनी 15 और t ऋण करनी 15 लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसका शून्यक निकाल लेंगे। लिख लीजिए, शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर शून्यक कैसे निकालेंगे? माना t धन करनी 15 इक्वल में 0 आ गया, तो t करनी 15 उसमें जाएगा तो किसका हो जाएगा? ऋण का, तो ऋण करनी 15 आ गया, ये एक शून्यक निकल गया। दूसरा t ऋण करनी 15 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा? धन का करनी 15, ये क्या निकल गए? 2 शून्यक निकल गए, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल निकालेंगे। देखिए, यहाँ लिखिए शून्यकों का योगफल क्या है भाई? शून्यकों का योगफल क्या आएगा? करनी 15 धन ऋण करनी 15, ऋण करनी 15। तो देखिए, धन करनी 15 ऋण करनी 15 दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ लिखा लीजिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा? करनी 15 गुणा ऋण करनी 15। तो पहले किसका गुणा होता है? चिन्हों का। तो धन और ऋण, ये करनी 15 किसका है? धन का है, और ये ऋण का है। धन और ऋण का गुणा क्या होगा? ऋण, और करनी 15 जब दो करनी सेम होती है तो उनका गुणा करने पर हमें वही अंक मिलता है। जैसे करनी 15 सेम है, इनका गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, ठीक है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। इसको 1 2 इसको 3 मान लीजिए समीकरण, इसको मान लीजिए 4, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने पर कैसे करेंगे? समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? द्विघात बहुपद से। समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद, कौन सा है द्विघात बहुपद? अब देखिए, यहाँ वेरिएबल t लिखा हुआ है, तो द्विघात बहुपद में वेरिएबल t लिख लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, द्विघात बहुपद आ जाएगा यहाँ a t की घात 2 धन b t धन c से करने पर, ठीक है। तो देखिए, t की घात 2, तो t बराबर क्या दिया हुआ है? सॉरी, 1 बराबर आएगा, यहाँ हमने t लिख दिया। a बराबर t की घात 2, t की घात 2 की जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब b और t, अब t तो यहाँ है नहीं, इसलिए b बराबर इक्वल में क्या मान लेंगे? 0। अब c क्या है? अचर पद है, तो अचर पद क्या है? लिखा हुआ है ऋण 15, तो यहाँ भी ऋण 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल सूत्र द्वारा क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई? ऋण b बटे a, ऋण b बटे a। अब देखिए, ऋण b का मान क्या है? 0 है। अब b बराबर 0 होते हैं, 0 1। अब ये क्या करेंगे हम? 0 किसका गुणांक है? t का गुणांक है। क्यों? क्योंकि t का मान तो दिया नहीं है, इसलिए 0 किसका गुणांक हो जाएगा? t का गुणांक, t का गुणांक। अब 1 किसका गुणांक है? t की घात 2 का, तो यहाँ लिखिए t की घात 2 का गुणांक, ठीक है। ये समीकरण 4 था, तो इसको समीकरण 5 मान लीजिए। शून्यकों का क्या निकालेंगे आप? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c बटे a। देखिए, c की जगह क्या है? ऋण 15, ऋण 15 लिख दीजिए। a की जगह क्या है? 1, ये 1 लिख दीजिए। ऋण 15 किसका गुणांक है? अचर पद का, तो यहाँ लिखिए अचर पद, अचर पद। अब 1 किसका गुणांक है? t की घात 2 का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3
4 5 व इसको समीकरण मान लीजिए 6 से सत्यता की हुई। क्या हुई है? देखिए शून्यकों का योगफल 0 आया था और हमने जब सूत्र द्वारा किया तो भी 0 आया था। शून्य का गुणनफल ऋण 15 आया था, जब हमने सूत्र द्वारा किया तो भी ऋण 15 आया था। इस प्रकार प्रश्न चौथे का ये हल हुआ। अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः मतलब कि शून्यकों का योग ये पहला वाला होगा, गुणनफल 1/4 दूसरा वाला, क्योंकि क्रमशः दिया हुआ है। तो देखिए माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद कौन सा है? एक द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c है, ठीक है, जिसमें अल्फा बराबर मान लीजिए, जिसमें अल्फा बराबर क्या है? ऋण 1/4 है और बीटा बराबर क्या है? 1/4 है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया? अल्फा और ये हो गया बीटा। तो मतलब ये हुआ कि जो योग रहेगा अल्फा धन बीटा का मान ऋण 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो देखिए यहाँ लिखिए दिया है, पहले तो हमने माना है, अब लिखिए यहाँ दिया है, क्या दिया हुआ? अल्फा धन बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? ऋण 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1/4। देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा x धन ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसमें मान रख दीजिए। समीकरण एक काम कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए समीकरण, इसको 1 मान लीजिए और यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 में अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर, मान रख दीजिए, मान रखने पर। तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x की घात 2 ऋण, इसको कोष्टक के अंदर लिख लीजिए, अल्फा धन बीटा का मान क्या है? ऋण 1/4, x लगा है, x लगा दीजिए, धन अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/4। तो देखिए इसको निकालने क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का जब इसमें भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 4 के ऊपर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 4x की घात 2 हो जाएगा। ये ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धन आ जाएगा। 4 का 4 में क्या देंगे? भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो x ही मिलेगा, धन। 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ये किसका? हमें द्विघात समीकरण मिल गया। एक काम कीजिए, 1/4 को आप चाहें तो यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं। ये हो गया 4x की घात 2 धन x धन 1। ये हमारा क्या है? द्विघात, ये आंसर है। ये क्या लिखा? द्विघात बहुपद, यहाँ लिख सकते हैं अपन। अतः द्विघात बहुपद क्या निकलेगा? अतः द्विघात बहुपद क्या लिखना है भाई? देखिए 1/4 जो अक्षर है इसका, इस पर गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप डायरेक्ट चाहे 4x की घात धन x धन 1 लिख सकते हैं और चाहे इसको साथ में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या निकला है अपना? 1/4 4x की घात 2 धन x धन 1। ये क्या हुआ? ये आंसर निकला है, ठीक है। अब हम इसी का प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरे का दूसरा दिया हुआ है ऋण 3 और 2। तो हमें शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है? ऋण 3 और गुणनफल दिया हुआ है 2, ठीक है। तो हम मानते हैं, माना एक द्विघात बहुपद क्या है? माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c है, जिसके शून्यक क्या है? जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है, अल्फा व बीटा है।
अब देखिए दिया है, क्या दिया है, अल्फा धन बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा धन बीटा का मान क्या दिया हुआ है, ऋण 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2। अब द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, क्या होता है, सॉरी द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है ये यहाँ होता है x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा, मतलब द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ ले दीजिए समीकरण 1 में अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, देखिए बहुत सारी मेथड है पर मुझे थोड़े इजी लगे इसलिए इसमें क्या है, डायरेक्ट मान निकले हुए हैं ऋण 3 और 2, सिर्फ इस सूत्र को याद रखना है, इसमें मान पुट करना है अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए, क्या दिया हुआ है, x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा का मान क्या है, ऋण 3, तो यहाँ लिखिए ऋण 3 और x है तो यहाँ x लिख दीजिए, धन अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2, तो यहाँ जाएगा 2। अब देखिए x की घात 2 ऋण और ऋण का गुणा होगा धन 3x धन 2, ये हमारा आंसर निकल गया, ये द्विघात बहुपद निकल गया। यहाँ लिख लीजिए अतः द्विघात बहुपद क्या निकला है, x की घात 2 धन 3x धन 2 है, ये हमारा आंसर निकल गया। इसी प्रकार सारे प्रश्न हल करने हैं, पर जो ये प्रश्न मैंने हल करवाए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको सॉल्व कीजिए। यदि कोई समस्या आ रही है फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो आप हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।